हेलो फ्रेंड्स। तो जो हम मेंस का डिस्कशन कर रहे थे कि मेंस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसी में अब हम आगे देखते हैं GS4 के लिए, इथिक्स के लिए। क्योंकि इथिक्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डाउट्स पहले भी कमेंट्स में थे और पहले भी मतलब कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आए थे। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे से प्लीज़ गाइड अस या प्लीज़ गाइड मी ऐसे मैसेज से तो मैं मतलब जो सबको ओपनली बताना वो तो मैं जैसे यही यूट्यूब के माध्यम से बता ही रहा हूँ। यदि कोई आपका स्पेसिफिक डाउट हो तो वो आप मैसेज कर सकते हैं। अब तो अब आते हैं इथिक्स के ऊपर कि इथिक्स में हमें तरीके से करें। तो इथिक्स में जैसे इस बार का जो स्कोर था मेरा वो काफ़ी अच्छा रहा था, वन ऑफ द हाईएस्ट था, और RS में भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था। तो मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और ये एक ऐसा पेपर है GS4 का जहाँ पे स्ट्रेटेजी पूरी सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग बोलते हैं इसको बहुत कम पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो इसमें मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो RS में भी काम की और IS में भी काम की। तो वो क्या है, तो हम इस वीडियो में 3-4 चीज़ें देखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑल टुगेदर ही अलग है। इसमें कोई आपके पास रिसोर्सेज भी सबके अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। फिर दूसरा इस टॉपिक हम देखेंगे कि इथिक्स के नोट्स को कैसे बनाया जाए। तीसरा जो टॉपिक हम देखेंगे कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और चौथे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ कि इथिक्स का मास्टर कंसेप्ट आपको कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। केस स्टडी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे अभी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा मेनली फोकस इसमें क्या रहेगा कि इथिक्स का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको कैसे करें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं। तो इथिक्स में देखो, वन स्टॉप सॉल्यूशन कोई भी नहीं है। आप सोचो कि ये एक बुक पढ़ लेंगे और इससे फंडामेंटल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें कई चीज़ें रेफ़र करनी पड़ेंगी। तो ठीक है। तो अब क्या चल रहा है मार्केट में कि मतलब कौन सी 2 या 3 चीज़ें हम प्रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सोर्सेज, जो स्टैंडर्ड सोर्स हैं उनको आप कवर कीजिए, ताकि जो ऑलमोस्ट सब जनता ने तैयार कर रखा है वो आपका भी तैयार हो गया। उसके बाद आप कुछ कोचिंग मटेरियल्स की हेल्प ले सकते हैं जो मैंने ली थी। तो उससे क्या होगा, आपका कंटेंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। फिर आप ना एक आजकल जो नया सिस्टम चल रहा है इथिक्स का, जो मेरे लिए काफ़ी वर्क किया था, वो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन जैसे कि लास्ट ईयर का जो पेपर में जो मैंने दिया तो उसमें जो मेरा स्टैंडर्ड सोर्स था उसमें से तो कोई क्वेश्चन बहुत ही 10% या 5% क्वेश्चन आए थे, बाकी 90% पेपर अलग से आया था। तो उनको डील करने के लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आजकल जो प्रिपरेशन चल रही है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड सोर्स पे कि स्टैंडर्ड सोर्सेज में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे एक लेक्सिकॉन और दूसरी डीके बालाजी। ठीक है। ये लेक्सिकॉन तो हिंदी में भी है, दोनों के दोनों बुक हिंदी में आती हैं। और वैसे हम हिंदी मीडियम के लिए अलग से सेशन कर लेंगे, जो हिंदी मीडियम के टॉपर होंगे उनके साथ दोनों बैठ के हम बात करेंगे, ताकि उससे पता चल जाए कि कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए जा सकते हैं। तो इंग्लिश की बात करते हैं अभी मेन, कि स्टैंडर्ड के अंदर आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है, वो है लेक्सिकॉन और डीके बालाजी। यहाँ से आपका कंटेंट मेजर जो भी टॉपिक दिए हुए हैं वो लगभग आपके कवर हो जाएंगे। एक स्टैंडर्ड की अपन सेकंड ARC की रिपोर्ट भी मान सकते हैं। अब सेकंड ARC में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, तो उनका कैसे यूज़ करना है। तो या तो मार्केट्स में जैसे विजन या वाजीराम का जो भी एकदम शॉर्ट मटेरियल आता है वो पिकअप कर लीजिए, या फिर जो जो टॉपिक पढ़े ना उसका ARC से रेफरेंस ले लीजिए। कि जैसे आपने कोई अकाउंटेबिलिटी टॉपिक पढ़ा, तो अब देखिए अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड सेकंड ARC ने क्या बातें की हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे इसमें मेनली। अब आ जाते हैं, पहला ये चीज़ हो गया हमारा स्टैंडर्ड सोर्स कौन से, एक तो लेक्सिकॉन, एक डीके बालाजी। अब दूसरा आ जाता है कोचिंग के मटेरियल। अब कौन कौन से कोचिंग के मटेरियल की हम इसमें हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो विजन IAS में जो मैम पढ़ाती हैं, जो स्मृति शाह मैम है, तो मतलब विजन में क्या है 3-4 टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उनमें से स्मृति शाह मैम के 10-12 लेक्चर हैं, उनके नोट्स सुना काफ़ी अच्छे हैं। और एक मैंने सिमिलरिटी देखी कि जो वाजीराम में मुकुल सर पढ़ाते हैं उनका और जो स्मृति मैम का है वो लगभग कंटेंट सेम है। तो आप एनी ऑफ देम को किसी को भी फॉलो कर सकते हैं उनमें से। फिर आपको क्या करना है, दूसरा ओनली IAS का एक छोटा सा इथिक्स का मटेरियल आ रखा है 100-125 पेज का। उसमें क्या है कि उन्होंने कंटेंट की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा दे रखी हैं। ठीक है। तो आप जैसे विजन IAS में मैम का या मुकुल सर के जो भी नोट्स आप पढ़ोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका इस एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको डायमेंशंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो जो डायमेंशंस है उसमें आपका काम करेगा ओनली IAS का। तो ओनली IAS का मटेरियल से आप ना ये हेल्प ले सकते हो। उसके बाद लुकमान सर के जो इथिक्स के नोट्स है ना,
तो आप देखो, आप एथिक्स का कुछ पार्ट है जो साइकोलॉजी और वैल्यू से रिलेटेड है, तो वो पार्ट आपका ऊपर से कवर हो जाएगा। लेकिन जो पबैड वाला पार्ट है, तो पबैड वाले पार्ट को अच्छे से लुकमान सर ने कवर कर रखा है। तो हम लुकमान सर की जो बुकलेट्स आती हैं या उनके जो क्लास नोट्स आते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। एथिक्स के लिए किसी भी कोचिंग को कहीं भी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मटेरियल है वो आराम से समझ में आ जाता है। जब ये तीनों सोर्स आपके हो जाएँ और आपको लगे कि नहीं, अब मेरा मतलब कंटेंट तैयार है और फिर ज़्यादा आपको वैल्यू एडिशन करना है, तो विज़न आईएएस का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सोर्स की बात की, दूसरे नंबर पे हमने कोचिंग की बात की कि कौन कौन सा कोचिंग मटेरियल को हेल्प ले सकते हैं, जैसे विज़न ओनली आईएएस, लुकमान का हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आता है आजकल जो क्वेश्चन आंसर में फॉर्मेट में जो चल रहा है ना, अब जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा एक इंसिडेंट देखा एथिक्स का, वो अब आपको पता भी नहीं रहेगा कि कौन सी वैल्यू में यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। तो इसका प्रैक्टिस होती है आपकी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो इसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी आपको मिलता रहता है उनसे। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट कहाँ पे है? एक तो जैसे आईएएस बाबा और इनसाइट है, उनकी जो चल रही है ना, मतलब ऐसे जो जीएस 4 से रिलेटेड वो क्वेश्चन डालते रहते हैं और उनका कुछ क्वेश्चन मतलब आंसर जो एक फॉर्मेट सा वो सजेस्ट करते हैं, तो वहाँ से हम पिकअप कर सकते हैं। दूसरा, मुजीब जैन सर की जो बुक आती है एथिक्स की, वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो वहाँ से भी अच्छा कंटेंट मिल सकता है और ये भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के कंटेंट को हमें एथिक्स के क्वेश्चंस में यूज़ करना है। उसके बाद जो आप अलग अलग टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे आपको इसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और एक लास्ट जो हम बहुत करते थे कि टॉपर्स की कॉपी जो विजन आईएएस या जी स्कोर वगैरह पे जो मिल जाती है, वहाँ से देखते हैं कि टॉपर्स ने कौन सी केस स्टडी का यूज़ किया, टॉपर्स ने कौन सी मतलब डेफिनेशन का यूज़ किया, कौन से थिंकर का यूज़ किया, तो वो चीज़ें हम वहाँ से भी पिकअप कर लेते थे। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ है? आईएएस बाबा की है, इनसाइट है, मुजीब जैन सर की बुक है, आप जो भी टेस्ट सीरीज मेंस की ज्वाइन करो तो वो है, टॉपर्स कॉपी है वो। और जो मेंस की टेस्ट सीरीज का कैसे यूज़ करना है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का कैसे यूज़ करना है, वो हम वापस से डिस्कस करेंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा। तो ये हमारे मेजर मेजर रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा जो आपका न्यूज़पेपर और करंट अफेयर है ना, उसका आपको एक्सटेंसिवली यूज़ करना है इथिक्स के पेपर में स्पेशली, क्योंकि हमें लगता है कि एथिक्स के अंदर करंट अफेयर का क्या यूज़ होगा, लेकिन करंट अफेयर के अंदर भी हमेशा एक एथिकल डायमेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, कोरोना के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पे आप एथिक्स को ना देख सकते थे, वहाँ पे आप कंपेशन को देख सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, बहुत सारी चीज़ें थी और मैंने उनको एक्सटेंसिवली यूज़ भी किया था। तो ये हो गया हमारा रिसोर्स। इससे बाहर अपने आप को ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके पास इनफ कंटेंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं नोट्स मेकिंग पे। सर कि इथिक्स के नोट्स डायरेक्ट तो अब जैसे आपने इतने सारे नोट्स बता दिए, मैंने आपको 5-10 मटेरियल बता दिए, अब सर उतनों को तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, यदि पढ़ लिया तो उनका रिवीजन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आता है नोट्स मेकिंग, और यहाँ पे नोट्स बनाने हैं आपको टॉपिक वाइज कैसे? जैसे आप गए और फिर जैसे पहला आपको ना मतलब कि टॉपिक मिला, टॉपिक क्या मिला कि किस तरीके से हम वैल्यू इनकलकेट कर सकते हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। तो ये टॉपिक है, आपने उसको अपने एक नोट्स बनाइए A4 साइज शीट पे, ऊपर लिख लिया। अब उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हर टॉपिक में आपको क्या होती है, कवर करनी होती हैं, ठीक है। जैसे जो भी टॉपिक है, जैसे अकाउंटेबिलिटी है, तो उसकी एकदम डेफिनेशन तैयार कर लीजिए कि एक डेफिनेशन, यदि अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो एक डेफिनेशन। अब सर की बहुत सारी डेफिनेशन रहती हैं, तो कौन सी डेफिनेशन सेलेक्ट करें? विजन में कुछ अलग होगी, लेक्सिकॉन में कुछ अलग होगी, कहाँ पे अलग होगी? तो केवल वो डेफिनेशन को सेलेक्ट कीजिए जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड हो। अब सर की सबसे ज़्यादा ब्रॉड वाली डेफिनेशन को ही क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि उसका फ़ायदा है। उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि उससे आपको ना डेफिनेशन के अंदर जितनी ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन होगी, उसके अंदर उतनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई करप्शन की एक डेफिनेशन को मतलब किया। अब जैसे करप्शन की एक डेफिनेशन तो मतलब सिंपल सी है कि आप अपने जब भी जो डिसाइडेड जो आपका ड्यूटी पाथ है, उससे आप कुछ भी अपने पर्सनल फेवर के लिए मतलब डाइवर्ट होते हो, तो वो करप्शन का केस है। तो कुछ एकदम करप्शन का केस ऐसा होता है कि जो भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट है उससे दूर जा रहे हो, वो करप्शन है। इस तरीके से कुछ भी जो मतलब अलग अलग डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन है कि जब आपको अथॉरिटी मिलती है, अकाउंटेबिलिटी मिलती है और उसके बाद उसमें से ट्रांसपेरेंसी माइनस हो जाती है, तो वो एक डेफिनेशन करप्शन की है। तो इस डेफिनेशन का यूज़ करके है ना,
आप उसको मल्टीपल जगह ना मतलब यूज़ कर सकते हो। इसलिए हमेशा कैसी डेफिनेशन आपको पढ़नी है जिसमें उसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा हो, ताकि आपको कल को करप्शन से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने कभी पहले तैयार नहीं किया, तो वो क्वेश्चन हमेशा सोल्व होते हैं डेफिनेशन से। जब भी कभी टाइम मिलेगा तो हम क्वेश्चन मतलब कि ऐसे यूपीएससी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं ना जो कभी अननोन थे, तो उनके अंदर ठीक है हम 50% स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन 40-45% स्कोर किया जा सकता है उन अननोन क्वेश्चन में यूजिंग डेफिनेशन। इसलिए हमेशा एक सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है उसको याद करने की कोशिश करें। फिर सेकेंड चीज़ अपने नोट्स में कवर करें बेसिक्स। बेसिक्स क्या है? बेसिक्स जैसे कि अकाउंटेबिलिटी। तो अब अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? कब से अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट शुरू हुआ? एंशिएंट इंडिया में कैसे होता था? ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ? मॉडर्न टाइम पे क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ी है? कोई कमिटी बैठी क्या? तो उसकी पूरी आपको एकदम ऐसे कहानी से याद होनी चाहिए। ये होता है बेसिक। मतलब जैसे कि यदि आपको जैसे मतलब बोलते हैं ना कि यार कुछ कहानी सुना दो, तो यदि आप अकाउंटेबिलिटी क्यों स्टार्ट हुई, कैसे हुई, क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या, तो ये सारे यदि बेसिक्स पता है तो आप ये कर सकते हो। इसी के साथ में ओरिजिन और हिस्ट्री कि कौन सा पीरियड में क्या हो रहा था, क्रोनोलॉजिकली कैसे चल रहा था, ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि आपको लिखनी चाहिए। फिर एग्जाम्पल्स। इथिक्स इज द गेम ऑफ एग्जाम्पल। आप कोई भी चीज़ लिखो उसके साथ एग्जाम्पल आपने कोट कर दिए तो मान के चलिए आप 120 125 इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल्स आपको कवर करने हैं। आप एग्जाम्पल्स की 3-4 कैटेगरी में एग्जाम्पल्स। कैसे एग्जाम्पल्स? आपको जैसे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके पास, और है ना कुछ फेमस जो लोग हैं उनके एग्जाम्पल्स होने चाहिए, कुछ आपके पास कोट्स होने चाहिए उसे मतलब रिलेटेड। जैसे करप्शन है तो करप्शन से रिलेटेड है ना, मतलब जैसे चाणक्य वाला वो है कि ना मतलब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मछली की तरह होता है जो पानी के अंदर रहता है, वो कितनी भी पानी पी सकते, मतलब मछली कितना भी वाटर ड्रिंक कर ले उसका कोई हिसाब नहीं रहता। इस तरीके का जो कोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। फिर कोई करंट अफेयर से एग्जाम्पल होना चाहिए, कोई आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्पल की ब्रॉडनेस बढ़ाती हैं। फिर जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसका सिविल सर्विलेंस के साथ क्या रिलेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन की एक पर्टिकुलर डायमेंशन होती है जिसको ज़रूर लिखना चाहिए, जैसे कंपेरिजन टुवर्ड वीकर सेक्शन। अब ये है, इसको आप पूरा डिफाइन कर दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे, सब कुछ नहीं, तब तक ये आंसर पूरा नहीं माना जाएगा जब तक आप लास्ट में ये नहीं बोलोगे कि कंपेरिजन की वैल्यू सिविल सर्वेंट के मतलब जो लाइफ है उसमें क्यों ज़रूरी है और आज के टाइम पे उसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है। तो एक तो रिलेशन टू सिविल सर्वेंट और एक रिलेशन टू द मॉडर्न टाइम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। और तीसरी डायमेंशन है रिलेशन टू द वैल्यूज़ एंड द एथिकल, जो एथिकल थ्योरीज है। तो अब इनसे रिलेशन कैसे, मतलब आप जैसे कि कंपेशन का डाला आपने कि कंपेशन है, अब इसको आप एथिकल थ्योरीज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। डिओंटोलॉजिकल हो गया, जो भी मतलब आपका टेलियोलॉजिकल हो गया, या फिर आपका जो मतलब सबसे मैक्सिमम लोगों को फोकस करने वाली थ्योरी है उससे, अब इन थ्योरीज के साथ आप उनको कनेक्ट कर लीजिए। तो इससे यदि आप इतना इंटरकनेक्शन करके आपके नोट्स बनाओगे ना, तो जितने अननोन क्वेश्चनों को हैंडल करने की कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, टॉपिक वाइज बनाने हैं आपको। और टॉपिक्स वाइज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपने एक टॉपिक लिखा अकाउंटेबिलिटी, और फिर जो ऊपर के हमने जितने रिसोर्स पढ़े हैं वहाँ से लिखो डेफिनेशन, बेसिक, ओरिजिन कैसे हुआ, एग्जाम्पल अलग अलग, रिलेशन टू सिविल सर्विस, रिलेशन टू द मॉडर्न टाइम, रिलेशन टू द वैल्यूज, एथिकल प्रिंसिपल्स, ये। और अब एक कुछ ऐसा होगा कि जैसे आपने करप्शन का तैयार किया, लेकिन आप करप्शन को पूरा तैयार नहीं कर पाओगे, उसके एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, रिलेशन टू वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, तब आपको टॉपिक क्या करना है, सर्च करना है। जैसे करप्शन रिलेटेड मटेरियल यूपीएससी, करप्शन रिलेटेड मटेरियल यूपीएससी दृष्टिया, इस कुछ भी इस तरीके से सर्च करोगे तो नीचे मटेरियल आएगा, वहाँ से आप देखो कि आपके जो नोट्स के अंदर कुछ कमी है क्या, उतनी ब्रॉडनेस है क्या, उसके टाइप्स हैं क्या, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी स्वॉट एनालिसिस सब है क्या। यदि जब आपके नोट्स में यदि वो सारा मिले तो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यदि नहीं मिले तो ये हमें सर्च करना पड़ेगा। तो ये चीज़ देखी। अब इथिक्स से रिलेटेड स्टडी, जैसे हमने रिसोर्स देख लिए, नोट्स कैसे बनाने हैं वो देख लिए। अब स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज तो हमें लगानी है। तो ये 5 पॉइंट की स्ट्रेटेजी है, इसको आपको ज़रूर मतलब इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे वो चाइना की एक पॉलिसी है ना, पाम और 5 फिंगर, वैसे ही इथिक्स की, ये इथिक्स अपनी पाम है, इसकी 5 फिंगर पॉलिसी है। सबसे पहले इथिक्स को पढ़ना स्टार्ट करें, मतलब कि जब आप सिलेबस को मतलब स्टार्टिंग के 2-3 महीने हो गए उसके बाद से आपको इथिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इथिक्स पढ़ोगे तो दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे।
जैसे आपने कोई अकाउंटेबिलिटी का पढ़ा, फिर आपने मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन सब में पढ़ी, तो अब जैसे गांधी जी अकाउंटेबिलिटी ले लेते थे अपने ऊपर कि ना नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो मेरी वजह से फेल हुई है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, यहाँ से भी एग्जाम्पल्स उठा सकते हो इथिक्स के। इसलिए इथिक्स को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, ये मेरा मतलब पर्सनल व्यू है। दूसरा, मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे लेकिन सिंगल रिसोर्स फॉर रिवीजन होना चाहिए। मतलब आप कहोगे सर कितने सारे हैं तो आप रिवीजन कैसे, तो उनका सबको मिला के आपको एक जूस सा बना लेना है, उस जूस को बार बार रिवाइज करना है। बोलते हैं ना एक ही चीज़ को 5 बार पढ़ो रेदर देन 5 चीज़ों को एक बार पढ़ने से, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे लगाओगे जब आपको सिंगल वन पॉइंट सोर्स ही नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, सब रिसोर्सेज को मिला के एक चीज़ बना लेनी है और उसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। थर्ड चीज़ है प्रैक्टिस एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब उन एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते रहिए। एक ला एक्सीलेंस की एक सीट आती है 100 एग्जाम्पल्स की, वो अपने पास रखिए, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से एग्जाम्पल कौन सी वैल्यू में है। लगातार उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपस में दोस्तों से चर्चा कीजिए कि अभी जैसे कि मतलब कि कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था कि मतलब माइग्रेंट्स वर्कर के खिलाफ ना कुछ एसडीएम ने लाठीचार्ज वगैरह कर दिया था। इसको आप कौन सी वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, कहाँ लिखा जा सकता है। एक ही जो मतलब एग्जाम्पल है वो 2-3 जगह यूज हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल्स को ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। फिर चौथा है कुछ फिक्स्ड पाथवे मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ फिक्स्ड पाथवे मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पे आप जो क्वेश्चन लिख रहे हो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यदि ये क्वेश्चन में ये चीज़ आ रही है ना तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मेरा निमोनिक्स था कैट। कैट का मतलब क्या था, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। जिस क्वेश्चन में भी करप्शन की बात हो रही है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात ज़रूर होगी, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात ज़रूर होगी। तो यदि मेरा कोई थर्ड पॉइंट ना किसी भी आंसर में करप्शन आ रहा है तो फोर्थ पॉइंट मेरा अकाउंटेबिलिटी, फिफ्थ मेरा ट्रांसपेरेंसी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ हो जाती थी। जैसे कि डॉग भी था एक, तो जैसे कैट थी वैसे डॉग। डॉग क्या था, जैसे मतलब डेमोक्रेसी थी, फिर ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर ना गवर्नेंस थी। अब गवर्नेंस में एथिकल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस थी, या मतलब कि पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस थी। डेमोक्रेसी के अंदर भी ना मतलब ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से यदि डेमोक्रेसी की कहीं भी बात आ रही है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूर बात आएगी, गवर्नेंस की ज़रूर बात आएगी। तो ऐसे मैंने अलग अलग बना रखे थे कि कैट से क्या पता चल जाए, डॉग से। तो हमें क्या होता है कि जब क्वेश्चन लिखते हैं तो लगातार हमें एक चीज़ पता चलती है कि यार जब ये पॉइंट आता है तो ये पॉइंट भी आना चाहिए। तो इस तरीके से जो एक फिक्स्ड पाथवे होंगे, मतलब कि आपको एथिक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो उनको आप मतलब लगातार जब टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करोगे तो ये। पांचवी चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखने हैं। जितना आप लिखो उतना, जितना आप पढ़ो उतना ही इथिक्स में लिखते जाओ। तो ये चीज़ हमने 5 जो स्टडी स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड कर ली। अब आते हैं मास्टर कंसेप्ट ऑफ इथिक्स। अब पहली बात सोचिए कि इथिक्स तो कोई सब्जेक्ट था ही नहीं। 2013 के बाद यूपीएससी ने डाला। आज तक ऐसा तो होता नहीं है कि बीए इन इथिक्स हो गया कोई, या बीएससी इथिक्स में होती हो। तो ये सब्जेक्ट बना कैसे है, तो ये सब्जेक्ट 4 चीज़ों से बना है। 4 कौन कौन सी चीज़ें मतलब सब्जेक्ट हैं, एक सोशियो है, एक साइकोलॉजी है, एक पबैड है, और एक ये जो वैल्यू सिस्टम इथिक्स से रिलेटेड फिलोसॉफी वाला है। तो ये 4 सब्जेक्टों से बना है। तो किसी भी टॉपिक को जब भी देखें ना तो उसको सिंगल डायमेंशन से ना देखें, इन चारों की डायमेंशन से देखें। तो इन चारों की डायमेंशन से सर कैसे देखें, कोई एग्जांपल के थ्रू बता सकते हो? बिल्कुल। जैसे आप आ गया करप्शन, कि करप्शन क्यों होता है, तो अब ज़्यादातर क्या होगा ना कि हमारा फोकस होगा कि करप्शन कौन करता है। करप्शन करता है भाई कोई पब्लिक है सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट ऑफिस में रहेगा तो उसके हम ही बोलेंगे कि मतलब कि मतलब कैश में हो जाता है, या फिर ना ऑफिस के अंदर काम नहीं करते, उनके पास डिस्क्रिप्शन पावर होती है। मतलब जनरली हमारा कंसंट्रेशन एक जगह पे चला जाएगा। लेकिन अब हमें उन 4 सब्जेक्टों से सोचना है। अब देखना जैसे ही 4 सब्जेक्टों से सोचोगे आपके पास कितनी अच्छी डायमेंशन आएंगी और कितना आपका ब्रॉड व्यू निकल के आएगा, ठीक है। अब आप पहले तो मतलब कि एक बार वीडियो पॉज करके पहले सोच लो कि ना करप्शन के बारे में आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि करप्शन है ना मतलब कि क्यों होता है, क्यों रुक नहीं पाता, करप्शन के लिए क्या सॉल्यूशंस है, पहले आप खुद से सोचो। अब जैसे मैं आपको थिंक करवाना हूँ उस तरीके से सोचो। पहले सोशियोलॉजी की तरह से। सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी जिम्मेदार है करप्शन के लिए। सोसाइटी कैसे जिम्मेदार है, तो पहले जाओ सोसाइटी के अंदर। सबसे पहले होती है कि हमारा, सबसे पहले आएगी हमारा कल्चर, सोसाइटी का पार्ट है। तो कल्चर में क्या हो गया, हमारा मेटेरियलिस्टिक कल्चर हो गया है। हमें ज़्यादा खर्चा करना है, लोगों के अंदर दिखावा करना है, सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी को दिखाना है हमें कि हमारे पास पैसे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे
जो एक हमें जितनी सैलरी मिलती है उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते, ज़्यादा करते हैं, तो ये करप्शन का कारण है। दूसरा सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है कि मतलब जो करप्ट आदमी है वो ज़्यादा पैसे वाला है तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिली हुई है। हम मतलब कोई भी बुरा काम करता है तो हम ऐसा नहीं कहते कि इसे हम बात नहीं करेंगे, आराम से बात करते हैं। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, सोसाइटी की दिक्कत है। फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस है कुछ। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या? दहेज है, या फिर जैसे मतलब गिफ्ट देना है, या बच्चों का कुछ इतने हैवी मतलब कि बर्थडे वगैरह बनाने हैं, इस तरीके से जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पे जब आपने किसी मनी की इतनी डिमांड क्रिएट करोगे तो कहीं ना कहीं से सप्लाई करने के लिए आपको शॉर्टकट लेने पड़ेंगे। तो ये सोशियोलॉजिकल डायमेंशंस है करप्शन की, और भी बहुत डायमेंशन निकल सकती हैं यदि आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की बात करना स्टार्ट कर दोगे, मैरिज की, फैमिली की, किनशिप की, एजुकेशन की, तो वहाँ से अब जैसे एजुकेशन में कभी भी हमें मतलब कि जैसे मतलब ऐसे सिखाया जाता है चोरी करना पाप है, तो जब भी आप किसी भी चीज़ को उठाने की कोशिश करते हो तो मतलब आपके दिमाग में एक शंका आती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये गलत है। तो क्या करप्शन के प्रति हमने एजुकेशन सिस्टम में उतना डाला है? फिर पॉलिटिकल सिस्टम में देख सकते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी की जो अलग अलग डायमेंशन यदि सोचो तो मैं कम से कम 10 से 12 पॉइंट तो करप्शन के सोसाइटी से उठा सकता हूँ। फिर आ जाओ साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी क्या है? अब करप्शन क्या है? करप्शन एक बिहेवियर है, एक बैड बिहेवियर है। बैड बिहेवियर कहाँ से आता है? एटीट्यूड से आता है। आपको पता होगा कि सबसे पहले आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है। जब इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट होती है तो आपका वो बिलीफ बन जाता है। बिलीफ में आप ये मानने लगते हो कि ये चीज़ सही है, ऐसा होती है। जब आप बिलीफ के साथ अपने इमोशंस को जोड़ लेते हो वो वैल्यूज़ बन जाती हैं। जब वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जाती हैं तो वो एटीट्यूड बन जाती हैं। और जब उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता, कोई उनको फैसिलिटेट करने वाला मिलता है, तो वो बिहेवियर में कन्वर्ट होती हैं। अब देखो कितने पॉइंट आपको बनने वाले हैं। बिहेवियर, करप्शन क्या था? एक बैड बिहेवियर था। अब सोचो उसके पीछे एटीट्यूड क्या है, उसके पीछे वैल्यू क्या है। वैल्यू में आप जाओगे तो वहाँ पे वैल्यू निकल के आएंगी कि ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी की वैल्यू नहीं थी, आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस नहीं था, कंपेशन नहीं था। तो ये सारी वैल्यूज़ नहीं होने के कारण आपका एक बैड बिहेवियर तैयार हुआ। ये वैल्यूज़ क्यों? बिलीफ से। वो बिलीफ कहाँ से आया? वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? उन चीज़ों के बारे में सोचो। ये साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। अब देखिए आपको कितना करप्शन की सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन हमने कितनी खोली। अब आगे आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायमेंशन। अब पबैड में क्या हो रहा है? मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर क्या है? ऑफिस के अंदर कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है? ऊपर वाले जिम्मेदार हो सकते हैं, नीचे वाले जिम्मेदार हो सकते हैं। ऊपर वालों में क्या है कि आपके रूल्स में आपको इतनी प्रोटेक्शन मिली हुई है, जैसे आर्टिकल 311 है कॉन्स्टिट्यूशन का। सिविल सर्वेंट को उसमें प्रोटेक्शन मिली हुई है, इम्यूनिटी मिली हुई है, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर टेक्नोलॉजी का कम यूज़ होता है, वो लॉ से आपको क्या मिल जाता है? डिस्क्रिशन मिल जाता है, जहाँ पे यूज़ करना है वो। ज़्यादा क्या सिस्टम यूज़ हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर, वहाँ से आपको मिल जाता है, क्योंकि सारे काम ऑनलाइन होते हैं वो। फिर ना मतलब कि पीपल के साथ जो आपकी कॉन्टेक्ट है ऑफिस के अंदर वो ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपको करती हैं। फिर आपका पूरा वर्क कल्चर ख़राब है पूरे ऑफिस का, तो उसकी वजह से करप्शन बढ़ता है। यार इनएफिशिएंसी आ रखी है सिस्टम में, मतलब कि सिस्टम 15-20 दिन तक कोई काम नहीं करता तो लोगों को ना पैसे दे के काम करवाना पड़ता है, तो वो इनएफिशिएंसी जिम्मेदार है। फिर एक मतलब पूरा सिस्टम, मतलब जो नीचे वाला सिस्टम है वो पूरा करप्शन से काम कर रहा है, तो आप उसमें अपने आप ही इंक्लूड हो जाते हो। तो देखो 10-11 पॉइंट तो अपने को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाते हैं। फिर आप फिलोसॉफी से जोड़ के देखो, फिलोसॉफी में जो एथिकल जो थ्योरीज है उनसे जोड़ के देखो। जैसे कि कुछ थ्योरीज होती हैं वो बोलती है जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ करो, तो लोग केवल अपनी को सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हो। फिर मनी की क्या वैल्यू है, मनी किस तरीके से मटेरियलिस्टिक वैल्यूज से ऊपर चला जाता है, स्पिरिचुअलिज्म किस तरीके से कम हो रहा है, भगवान का डर होना ख़त्म हो गया, तो उसकी वजह से भी एक करप्शन बढ़ता है। एक आदमी होता है कि नहीं नहीं मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा, मेरे को ऊपर वाली सुपर नेचुरल पावर से डर है। तो स्पिरिचुअलिज्म ख़त्म होने से कैसे होता है? वो वैल्यूज़, वो इथिक्स, वो मतलब कि जो सोसाइटी से इनकलकेट होनी थी, फैमिली से होनी थी, एजुकेशन सिस्टम से होनी थी, लीडर से इनकलकेट होनी थी, वो नहीं रही। फिर आप जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देख सकते हो कि जो ब्यूरोक्रेट्स के बीच में नेक्सस बन जाता है, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे गुंडे मवाली हैं उनके बीच में नेक्सस बन जाता है। तो ये अब देखो कि आपने कितने पॉइंट्स है ना
मतलब कि करप्शन के सोच लिए। और इस तरीके से मैं काफ़ी और भी ज़्यादा ये जितने भी मतलब 25-30 पॉइंट सोचे हैं, और भी 25-30 पॉइंट और भी सोच सकते हैं यदि एक-एक चीज़ को खोलने लग जाएँ। तो ये मास्टर कंसेप्ट ऑफ एथिक्स है कि आपको किसी भी पॉइंट्स को एकदम आप ब्रॉड कर सकते हो। तो होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे-जैसे टाइम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक-एक टॉपिक को एक बार खोल के देखेंगे किस तरीके से वो ब्रॉड हो जाता है। जैसे करप्शन का आज खोला, तो कभी एक दिन ऐसे कि करप्शन को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस तरीके से रोक सकते हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस देश ने इसे अच्छा किया है, कहाँ पे करप्शन कम है, कौन से स्टेट में कोई सॉल्यूशन अपनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके जब नोट्स में होंगी तो आपको अच्छा होगा। और कोई आपके डाउट्स हैं तो आप जो अब देखो, अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ें या न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, इन चीज़ों को तो लगातार हम वीडियो में कवर करते रहेंगे। आरएस के लिए क्या बुक पढ़नी है, आईएएस के लिए वो लगातार हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको केवल कमेंट सेक्शन में या तो मतलब आपको जैसे बहुत ही पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हो। बाकी जैसे कि कुछ लोगों से जैसे पोमोडोरो टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी, उसमें कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ तो उन्होंने कमेंट कर रखा था नहीं सर उस चीज़ से हमें फ़ायदा। तो वैसे आप यदि कुछ रिसोर्स पढ़ें तो आप उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करें दूसरे लोगों के साथ कि मैंने ये मतलब कि मल्टीपल रिसोर्सेज को एक सोर्स करने के लिए ये टेक्निक अपनाई। उससे क्या होंगे, दूसरे आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके साथी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ आपको मतलब आने वाला एग्ज़ाम है जो भी, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी टॉपिक आपको चाहिए कि इसके ऊपर वीडियो है तो एक बार आप तो पहले प्ले लिस्ट में जाके देखें कि वो वीडियो अवेलेबल है या नहीं है, कि उस पर पहले से वीडियो बनाया गया नहीं है। और यदि फिर भी वीडियो छूट जाएगा तो मतलब कि उसको आने वाले टाइम में हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, चलो चलो बाय, ऑल द बेस्ट।